नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में मोटिवेशन, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन और डिफरेंट टाइप की मोटिवेशन की थ्योरीज के बारे में इंडिविजुअली पढ़ेंगे। इसमें रिवार्ड थ्योरीज, कैरेक्टरिस्टिक थ्योरीज, कंटेंट थ्योरीज, प्रोसेस थ्योरीज, कंटेंट और प्रोसेस थ्योरीज के अंतर्गत मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी और अन्य जो मेजर थ्योरीज हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्जाम्स में, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक महत्वपूर्ण है सभी पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम्स के लिए, चाहे किसी भी स्टेट का है, और इसके साथ ही साथ यूजीसी नेट में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कॉमर्स के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, मोटिवेशन से कई क्वेश्चंस उसमें रहते हैं। 3 से 4 क्वेश्चंस मोटिवेशन के एक एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। पार्ट 56 है ये पीजीटी कॉमर्स टॉपिक वाइज स्टडी का। इस सीरीज में हम कंप्लीट पीजीटी कॉमर्स का कोर्स करा रहे हैं। अभी वीडियोज इसमें बाकी हैं, तकरीबन 50% बना है ये और 50% अभी बाकी है। जो बिजनेस स्टडीज़ और मैनेजमेंट का जो पोर्शन है उसका तो ऑलमोस्ट ये फिनिश्ड है, शायद 2 वीडियो और बनेंगे इसके बाद। लेकिन अकाउंटेंसी वाला जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा अभी बचा हुआ है। तो आप इस कोर्स पे बने रहिए। आपको केवल सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन दबाना है, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उनकी इंफॉर्मेशन आप तक समय पर पहुंच जाए। आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन, कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस। यह केवल कॉमर्स ही नहीं बल्कि ये सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम डिस्कस करेंगे मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर्स। 3 मेजर टर्म्स हैं जो मोटिवेशन में यूज होती हैं, इनको समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मोटिव की। मोटिव से पहले दरअसल नीड को जानना चाहिए, नीड क्या होती है, और नीड के आधार पे ही फिर आगे हम मोटिव और मोटिवेशन को समझेंगे। नीड का मतलब होता है कि जब किसी पर्सन को किसी चीज़ की कोई कमी फील होती है, मीन्स फीलिंग ऑफ डेफिशिएंसी इज समथिंग इज नीड। जैसे अगर किसी को भूख लगी है तो उसको नीड होगी खाने की, तो इसी तरह फूड की नीड होगी, क्योंकि उसको महसूस होगा कि अब उसको एक कमी महसूस हो रही है अपने बॉडी में। नीड से ही आगे मोटिव जन्म लेता है। मोटिव इज एन इनर स्टेट दैट एनर्जाइजेज, एक्टिवेट्स और मूव्स इन डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड गोल्स। जब नीड हमको रियलाइज होती है तो उससे मोटिव बनता है। मोटिव वो अंदर की मन स्थिति होती है जिसमें कोई व्यक्ति एनर्जाइज होता है, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए तत्पर होता है, तैयार होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे हंगर, थर्स्ट, सिक्योरिटी, एफिलिएशन, नीड फॉर कंफर्ट, रिकॉग्निशन एटसेट्रा। अब मोटिवेशन, मोटिवेशन वह प्रोसेस है जिसके माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है कि वो अपने गोल्स को, जो डिजायर्ड गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए काम करें। मोटिवेशन डिपेंड्स अपॉन सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ पीपल। मोटिवेशन काम करता है लोगों की नीड को सेटिस्फाई कराने में मदद करता है। तो मोटिवेशन का काम होता है लोगों को नीड फील कराना, उसके बाद उनको मोटिव क्रिएट करना उनके अंतर्गत, ताकि वो स्वयं काम करने लगें। नेक्स्ट है मोटिवेटर। मोटिवेटर इज द टेक्निक जो यूज की जाती है लोगों को मोटिवेट करने के लिए। उन सारी टेक्निक्स को, टूल्स को हम मोटिवेटर बोल सकते हैं। मोटिवेटर्स में जो मैनेजर्स है वो यूज करते हैं पे, बोनस, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, प्रेज, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज लोगों को मोटिवेट करते हैं, इसलिए इनको मोटिवेटर्स बोलते हैं। अब है प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की प्रक्रिया कैसे चलती है, क्या प्रोसेस है, कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहले आता है अनसेटिस्फाइड नीड एंड मोटिव्स, यानी कि अगर हम किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसको उसकी अनसेटिस्फाइड नीड को रिकॉग्नाइज कराना होगा, ताकि उसको पता चले ये उसकी नीड है। जैसे एक व्यक्ति को हम बताएं कि स्टेटस की नीड है, उसको महसूस कराएंगे कि आपको हायर स्टेटस की नीड है। हम किसी को कहेंगे आपको ज़्यादा मनी अर्न करने की ज़रूरत है। हम किसी को कहेंगे आपको सेफ्टी की नीड है। तो नीड सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड नीड के बारे में लोगों को जानकारी देना, और मोटिव्स, जब अनसेटिस्फाइड नीड होते हैं तो उनका मोटिव क्रिएट होता है। इसके बाद टेंशन, जब लोगों को ये पता चलता है कि उनकी जो नीड्स हैं वो अनसेटिस्फाइड हैं तो टेंशन क्रिएट होती है। ऑटोमेटिकली ये सारी प्रोसेस
चलती है। ऐसा नहीं है जरूरी कि हमेशा कोई दूसरा व्यक्ति ही मोटिवेट कराएगा, स्वयं भी लोग मोटिवेट होते हैं जब उनको अपनी अनसेटिस्फाइड नीड पता चलती है, या जो लीडर है वो ये काम कराता है, रियलाइज कराने का काम करता है। टेंशन क्रिएट होती है लोगों को अनसेटिस्फाइड नीड की वजह से, क्योंकि उनकी जो नीड है वो सेटिस्फाइड नहीं हुई है, इसलिए उनको टेंशन क्रिएट होगी। जब टेंशन क्रिएट होगी तो वो एक्शन यानी कि काम करेंगे, वो काम करेंगे जिससे उनकी नीड जो है वो सेटिस्फाई हो सकती है। उनके जो नीड और मोटिव्स हैं जिनको वो प्राप्त करना चाहते हैं वो कैसे अचीव होगा, उसके लिए वो एक्शन करते हैं, काम करते हैं। उसके बाद जब वो एक्शन करते हैं, काम करते हैं और उनकी नीड अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो इससे गोल एकम्प्लिशमेंट कहा जाता है, यानी कि उनका जो गोल था वो एकम्प्लिश हुआ। इसके बाद फीडबैक, फीडबैक यानी कि वो उन्होंने सेटिस्फैक्शन कितना फील किया, क्या उनको ये जो मोटिव था वो ठीक तरीके से सेटिस्फैक्शन में बदला। इस प्रकार से फीडबैक ली जाती है मैनेजर्स के द्वारा, ताकि वो एम्प्लॉयज़ के लिए फ्यूचर के लिए फिर से मोटिवेशन प्लान बना सकें। कोई मोटिवेशन एक प्रोसेस जब पूरी हो जाती है तो फिर से उनकी नई अनसेटिस्फाइड नीड जन्म ले देती हैं और फिर यही प्रोसेस चलती रहती है। मोटिवेटर्स जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक यानी कि आंतरिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होती है वो एक व्यक्ति के अंदर से आती है, यूजुअली ड्रिवन बाय इंडिविजुअल्स नीड, लोगों की जो स्वयं की नीड होती है उनसे क्रिएट होती है, टू डू समथिंग फॉर देमसेल्फ, जिसमें वो सोचते हैं कि उनको कुछ करना है। जबकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, ये किसी बाहरी सोर्स से आती है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हमेशा बाहर से आएगी। कैटेगरीज ऑफ इंसेंटिव टू मोटिवेट एम्प्लॉइज। अब जो इंसेंटिव है वो कौन कौन से हो सकते हैं जो लोगों को मोटिवेट कराने में मदद करते हैं। ये दो तरीके के हो सकते हैं, मोनेटरी इंसेंटिव हो सकते हैं, नॉन मोनेटरी हो सकते हैं। मोनेटरी इंसेंटिव होते हैं जहाँ पे मनी वैल्यू में कुछ रिवार्ड मिलता है, उनको बेटर पे मिलती है, सैलरीज मिलती है, बोनस मिलता है। इसके अलावा नॉन मोनेटरी इंसेंटिव, नॉन मोनेटरी इंसेंटिव्स वो होते हैं जिनको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, उनको हम नॉन मोनेटरी बोलते हैं। ये लोगों को अन्य प्रकार से उनको सेटिस्फाई करने का काम करते हैं। ये मॉरल सेटिस्फैक्शन हो सकती है, सोशल सेटिस्फैक्शन हो सकती है। ये ऐसे जो इंसेंटिव्स होते हैं वो लोगों की ईगो को सेटिस्फाई करते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, सर्विस की सिक्योरिटी देना कि आपकी जो जॉब है वो सेफ है, सिक्योर है। प्रेज और रिकॉग्निशन, जॉब एनरिचमेंट, यानी कि उनका जो जॉब है उसको एनरिच करना, उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना। प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना, ये सभी नॉन मोनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं। अब आता है जो इंसेंटिव्स हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव इंसेंटिव और नेगेटिव इंसेंटिव। इस आधार पे, पॉजिटिविटी के आधार पे, पॉजिटिव इंसेंटिव्स ऐसे इंसेंटिव होते हैं जिनको प्राप्त करके एम्प्लॉय बेटर फील करता है, गुड फील करता है। ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होती है इनके पीछे, जैसे प्रमोशन, प्रेज, रिकॉग्निशन, पार्क्स, अलाउंसेस, सैलरी, बोनस, ये सब। इसके अलावा नेगेटिव इंसेंटिव्स जो होते हैं, नेगेटिव इंसेंटिव्स जो होते हैं वो नेगेटिव उनकी अप्रोच होती है और उनसे एक एम्प्लॉय दूर होना चाहता है, उनको प्राप्त करना नहीं चाहता है। नेगेटिव इंसेंटिव्स होते हैं जैसे कि डिमोशन, ट्रांसफर, फाइन्स, पेनल्टी, ये तब किए जाते हैं ताकि कोई एम्प्लॉय गलती ना करे। इस काम के लिए नेगेटिव इंसेंटिव यूज किए जाते हैं, और कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करे इसके लिए पॉजिटिव इंसेंटिव्स यूज किए जाते हैं। अब बात आती है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन का मतलब है कि जो थिंकर्स हैं, जो एक्सपर्ट हैं सब्जेक्ट्स के, उन्होंने मोटिवेशन के बारे में क्या क्या अप्रोचेस दी हैं, क्या क्या थ्योरीज दी हैं, कौन कौन से मॉडल्स बनाए हैं, उन्होंने क्या सुझाया है, क्या सजेशंस दिए हैं कि किस तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है। इसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लोग क्लासीफाई करते हैं मोटिवेशन की थ्योरीज को। समय समय पर विभिन्न थ्योरीज आई हैं, हम यहाँ पे जो महत्वपूर्ण थ्योरीज हैं उनका वर्णन करेंगे और जो महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन है उसका वर्णन करेंगे। हालांकि अपने अपने हिसाब से डिफरेंट थिंकर्स ने अलग अलग तरीकों से इनको क्लासीफाई किया थ्योरीज को। हम मेजर दो तरह की थ्योरीज में इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, ट्रेडिशनल थ्योरीज और मॉडर्न थ्योरीज। ट्रेडिशनल थ्योरीज को हम बांट सकते हैं फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी, रिवार्ड थ्योरी और कैरेट एंड स्टिक थ्योरी में। और जो मॉडर्न थ्योरीज हैं उनको बांट सकते हैं कंटेंट थ्योरीज में और प्रोसेस थ्योरीज में। अब ट्रेडिशनल थ्योरीज में सबसे पहले बात करते हैं फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी की। ये थ्योरी नेगेटिव अप्रोच लेके चलती है, फोर्सिंग पीपल टू वर्क बाय थ्रेटनिंग टू पनिश और डिसमिस देम। ये थ्योरी इस चीज पे काम करती है कि लोगों को डराया जाता है कि अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम आपको पनिश करेंगे या आपको डिसमिस कर देंगे। ये काफी पुरानी थ्योरीज हैं।
और इसमें जो मानव हित है उनका ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पे एक अप्रोच जो अपनाई जाती है वो ऑटोक्रेटिक अप्रोच होती है, इसलिए इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है रिवार्ड थ्योरी। रिवार्ड थ्योरी जो है ये इसका उलट है फियर एंड पनिशमेंट का। रिवार्ड थ्योरी में जो एफर्ट्स किए जाते हैं वर्कर्स के द्वारा उनको रिवार्ड दिया जाता है कि आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपका बोनस बढ़ेगा। ये उनको आकर्षित करने के लिए होती है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। इसके बाद है कैरेट एंड स्टिक थ्योरी। कैरेट एंड स्टिक थ्योरी में कॉम्बिनेशन है ये रिवार्ड थ्योरी का और पनिशमेंट थ्योरी का। इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है कि रिवार्ड्स का मतलब यहाँ पे हो गया कैरेट और पनिशमेंट का मतलब हो गया यहाँ पे स्टिक। लोगों को बताया जाता है कि इसमें जो अच्छा काम करेंगे उनको हम बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, उनकी सैलरी बढ़ाएंगे, उनको प्रमोशन प्रोवाइड कराएंगे, और जो अच्छा काम नहीं करेंगे उनकी हम सैलरी कम कर सकते हैं, उनका डिमोशन कर सकते हैं, उनको जॉब से निकाल सकते हैं। इस तरीके से कैरेट एंड स्टिक थ्योरी काम करती है। अब जो मॉडर्न थ्योरीज है उनको भी कई हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन जो मेजर इनका क्लासिफिकेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे केवल कंटेंट थ्योरीज और प्रोसेस थ्योरीज। कंटेंट थ्योरीज उन थ्योरीज को कहा जाता है जिनका फोकस रहता है कंटेंट पे, यानी कि नीड्स पे फोकस रहता है कि व्हाट नीड पीपल लाइक, किस तरह की नीड लोगों की होती हैं, कौन सी नीड्स हैं जो उनको मोटिवेट कर सकती हैं, इन पे जो फोकस रहता है वो नीड पे रहता है। मेजर कंटेंट थ्योरी जो मुख्य कंटेंट थ्योरीज हैं उनमें मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, अल्डरफर की ईआरजी थ्योरी, हर्जबर्ग की मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी एंड मैक्लेलैंड की लर्निड नीड्स और थ्री नीड थ्योरी ये महत्वपूर्ण थ्योरीज हैं। इसके अलावा जो प्रोसेस थ्योरीज है, प्रोसेस थ्योरी में नीड पे फोकस नहीं किया जाता, बल्कि जो प्रोसेस थ्योरीज है वो साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेस पे फोकस करती हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति को मोटिवेशन को अफेक्ट किया जा सकता है। मेजर प्रोसेस थ्योरीज हैं, इनमें विक्टर ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी और रीइंफोर्समेंट थ्योरी आती हैं। इसमें जो फोकस रहता है कंटेंट थ्योरीज में वो व्हाट पे रहता है कि व्हाट कैन मोटिवेट, और प्रोसेस थ्योरीज में जो फोकस रहता है वो हाउ पे रहता है कि हाउ द एम्प्लॉइज कैन बी मोटिवेटेड, कैसे उनको मोटिवेट किया जा सकता है। इसलिए ये प्रोसेस बेस्ड थ्योरीज कही जाती हैं। अब कुछ मेजर थ्योरीज को अलग से पढ़ लेते हैं। मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। नीड्स की हायरार्की क्योंकि उन्होंने बताई है, नीड्स का एक अनुक्रम एक सीक्वेंस उन्होंने बताया है कि एक जो लोगों की नीड होती है उसका एक सीक्वेंस होता है कि आप पहली नीड को पूरा करेंगे तभी वो अगली नीड पे पहुंचता है। और इस तरीके से उस सीक्वेंस को समझने के पश्चात हम लोगों की नीड्स के बारे में बेटर आइडिया लगा सकते हैं और उनको मोटिवेट कर सकते हैं। इसमें अब्राहम मास्लो ने 5 नीड्स बताई लोगों की, जो मेजर नीड्स होती हैं, जो मेजर क्लासिफिकेशन हो सकता है। इसमें सबसे पहले आती है फिजियोलॉजिकल नीड, इसको बेसिक नीड भी कहते हैं, फिर सिक्योरिटी नीड, फिर बिलोंगिंगनेस नीड, फिर एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मास्लो ने इन 5 नीड्स का एक सीक्वेंस बताया है कि सबसे पहले किसी पर्सन की जो नीड होती हैं वो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं। जब वो सेटिस्फाई हो जाती हैं तो अगली नीड उसकी सिक्योरिटी नीड्स आती हैं, और जब सिक्योरिटी नीड कंप्लीट हो जाती हैं तो बिलोंगिंगनेस नीड्स आती हैं, और उसके बाद एस्टीम नीड्स आती हैं, और जब ये पूरी हो जाती हैं तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आती है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड ऐसी नीड है जो कभी पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। इनका एक क्रम बताया जिसमें सबसे पहली नीड है फिजियोलॉजिकल नीड या बेसिक नीड इसको कहते हैं। बेसिक नीड सबसे पहले आती है, द मोस्ट बेसिक नीड फॉर फूड वाटर एंड अदर फैक्टर्स नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बेसिक नीड भी पूरी नहीं है उसको हम मोटिवेट करने के लिए उसकी बेसिक नीड्स का कम मदद ले सकते हैं कि भी अगर उसके पास ये बेसिक नीड उसकी पूरी नहीं है तो हम उसको कहेंगे कि आपको हम काम देंगे, आपको पैसा मिलेगा ताकि आप अपने फूड वाटर और अन्य जो नेसेसरी आइटम्स हैं उनकी पूर्ति कर पाएं। लेकिन जब ये नीड उनकी पूरी हो जाती है तो आगे अब हम सेम नीड को सेटिस्फाई करके उनको मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। जब पहली नीड उनकी पूरी हो जाती है, बेसिक नीड फिजियोलॉजिकल नीड, तो हमें बताना पड़ता है कि आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, आपको जॉब सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उससे हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। सिक्योरिटी नीड्स को सेफ्टी नीड्स भी कहते हैं, और इसमें ऐसी नीड्स आ जाती हैं चाहे वो फिजिकल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, चाहे वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसमें स्टेबिलिटी एंड फ्रीडम ये सब शामिल आ जाता है। इसके बाद है बिलोंगिंगनेस नीड्स, इनको बिलोंगिंगनेस या सोशल नीड या लव नीड भी कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति की ये दोनों नीड पूरी हो जाती हैं, बेसिक नीड
और सिक्योरिटी नीड, जब ये दोनों नीड जो लोअर लेवल की ये पूरी हो जाती हैं तो एक व्यक्ति को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, उसको हम आगे मोटिवेट कर सकते हैं इस तरीके से, फ्रेंडशिप, लव, एक्सेप्टेंस के माध्यम से, यानी कि सोसाइटी में उसका एक्सेप्टेंस हो, लोग उसको अपने साथ शामिल करते हों, तो ये उसको सेटिस्फाई करेगी। उसके बाद जब ये नीड भी किसी की पूरी हो जाती है तो फिर उसकी एस्टीम नीड आ जाती है, यानी कि एक व्यक्ति का जब सोसाइटी में वो मिलने लगता है, उसके फ्रेंडशिप भी हो जाती है, उसका एफिलिएशन भी हो जाता है, लोगों से लगाव रहता है, सिक्योरिटी सेफ्टी नीड पूरी होती है, बेसिक नीड भी पूरी होती है, इतना वो कमा लेता है कि उसका गुजारा हो जाएगा। अब उसको मोटिवेट कराने के लिए हम उसको कोई पैसा दे करके, सैलरी दे करके मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। अगली नीड जो है वो एस्टीम नीड काम करती है, ईगो नीड, यानी कि वो अब चाहेगा कि लोगों से उसका जो स्टेटस है वो और ऊपर जाए, इसलिए इनको एस्टीम नीड, ईगो नीड्स को स्टेटस नीड भी बोलते हैं। एसोसिएटेड विद ऑब्टेनिंग द रेस्पेक्ट ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स, वो अपनी नज़र में भी सम्मान चाहता है और दूसरे भी उसका सम्मान करें। जब ये नीड भी किसी की पूरी हो जाती है, यानी कि जब किसी को हायर लेवल की जॉब्स मिल जाती हैं, तो उसके बाद उसकी अगली नीड होती है जिसकी वजह से वो जीवन पर्यंत काम करता रहता है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। जैसे अगर आप देखेंगे कि अगर कोई बड़े से बड़ा आदमी है, मान लो मुकेश अंबानी है, उसकी बाकी सारी नीड कंप्लीट है, तो वो फिर भी किस लिए काम करते रहते हैं, मोटिवेशन, वो उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है कॉरस्पॉन्डिंग टू द अचीवमेंट वंस ओन पोटेंशियल, यानी कि एक व्यक्ति अपने स्वयं का जो उसका पोटेंशियल है उसको प्राप्त करना चाहता है। अब स्वयं का पोटेंशियल जो होता है वो कभी कोई व्यक्ति, कारण ये होता है कि वह उसका पोटेंशियल जितना भी है अगर उसके बराबर उसने काम कर लिया तो एक बार वो सिचुएशन पाने के बाद उसको लगेगा कि उसका पोटेंशियल और हाई है, यानी कि वो हमेशा आगे से आगे जाने की कोशिश करता रहता है। और ये नीड है जो एक व्यक्ति से हमेशा काम कराती है, हमेशा उसको मोटिवेट बना के रख सकती है। इसके बाद आती है एल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी। ईआरजी थ्योरी एक्सटेंशन है मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी का ही। अल्डरफर ने सजेस्ट किया कि नीड कुड बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। अल्डरफर ने बताया कि जो नीड्स है उनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाना चाहिए रादर देन 5। मास्लो ने 5 नीड्स की जो थ्योरी बताई, अल्डरफर ने कहा कि ये 3 नीड्स की होनी चाहिए, जिसमें ये जो 3 नीड्स इन्होंने बताई, ईआरजी की नीड्स उन्होंने बताई, इनको ईआरजी के नाम से जाना जाता है, जिसमें ई एग्जिस्टेंस के लिए, आर रिलेटेडनेस के लिए और जी ग्रोथ के लिए। उन्होंने बताया कि अगर किसी पर्सन को मोटिवेट करना है या उसकी मोटिवेट करने वाली जो नीड्स हैं वो ये नीड्स हैं, एग्जिस्टेंस की नीड, रिलेटेडनेस की नीड और ग्रोथ नीड। जो एग्जिस्टेंस की नीड है ये मास्लो की फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड से रिलेटेड है। फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी की जो नीड है वो एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है, यानी कि इनका कहना ये है कि किसी व्यक्ति की सबसे पहले जो नीड काम करती है वो एग्जिस्टेंस नीड होती है। वो चाहता है कि उसका एग्जिस्टेंस हो, एग्जिस्टेंस होने का मतलब है कि वो एग्जिस्ट करे, उसकी जो बेसिक नीड है वो भी पूरी हो जाए और उसको सेफ्टी भी प्राप्त हो, तो इससे उसको मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद एग्जिस्टेंस के बाद एक व्यक्ति रिलेटेडनेस, रिलेटेडनेस यानी कि वो रिलेशनशिप चाहता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप चाहता है, इसमें उसकी जो नीड्स होती हैं, बिलोंगिंगनेस, मास्लो की जो नीड है वो शामिल होती हैं, और एस्टीम नीड्स जो होती हैं उनका पहला हिस्सा इसमें आ जाता है, यानी कि कुछ एस्टीम नीड्स और पूरी की पूरी बिलोंगिंगनेस नीड जो मास्लो की हैं वो आ जाती है रिलेटेडनेस नीड्स में। इसमें एक व्यक्ति ये चाहता है कि सोसाइटी में उसका मेल मिलाप हो और सोसाइटी में उसका सम्मान भी होना चाहिए। इसके बाद लास्ट में आती है ग्रोथ नीड। ग्रोथ नीड जो होती है जो उससे जीवन भर काम कराती है। इसमें जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है मास्लो की वो आ जाती है, और इसके साथ साथ एस्टीम नीड्स का जो हायर नीड्स होती हैं एसटीएम में वो भी इसमें शामिल रहती हैं। नेक्स्ट है मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी। मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी इसको डेवलप किया फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने इस थ्योरी में बताया कि जो मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स है उसके बारे में उन्होंने कहा कि कोई ऐसी हायरार्की नहीं होती है। मास्लो की नीड्स को इन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया कि उसकी कुछ नीड्स ऐसी होती हैं जिनसे हम किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, लेकिन उन नीड्स का पूरा करना जरूरी होता है ताकि हम उसको, उसका जो लेवल है वो संस्था में बना रहे और वो डीमोरलाइज या डिससेटिस्फाई नहीं हो जाए। यानी कि कुछ नीड्स की जरूरत केवल हमें इसलिए होती है ताकि हम सेटिस्फैक्शन बनाए रखें, और कुछ नीड्स ऐसी होती हैं जो हायर लेवल की नीड्स होती हैं कि उनसे हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन अगर उनकी पूर्ति नहीं भी होगी उन नीड्स की तो ऐसा नहीं कि कोई सेटिस्फाई नहीं रहेगा। तो उन्होंने नीड्स को 2 हिस्सों में बांट दिया। इन्होंने कहा, हर्जबर्ग ने आर्ग्यू किया कि जो लोअर लेवल नीड्स होती हैं उनको हाइजीन फैक्टर्स भी कहा जाता है। वो मोटिवेट नहीं करते लोगों को, बल्कि वो डिससेटिस्फाई होने से बचाते हैं लोगों को।
जबकि इंडिविजुअल्स को मोटिवेट अगर हम करना चाहते हैं तो उनके जो मोटिवेटर्स हैं यानी कि जो हायर लेवल नीड्स हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। मतलब इन्होंने सभी नीड्स को दो हिस्सों में बांट दिया। एक होते हैं हाइजीन फैक्टर्स, इनको लोअर लेवल नीड्स कहते हैं। दूसरे होते हैं मोटिवेटर, इनको हायर लेवल नीड्स कहते हैं। जो हाइजीन फैक्टर्स हैं ये हाइजीन मेंटेन करने के लिए हैं। ये इसको इसलिए हेल्थ एंड हाइजीन थ्योरी भी बोला जाता है। ये हाइजीन फैक्टर्स जो होते हैं वो लोगों के सेटिस्फैक्शन लेवल को मेंटेन करने के लिए होते हैं, लेकिन अगर ये नीड को हम पूरा नहीं करेंगे तो लोग डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन अगर हम इनको पूरा कर देंगे तो वो मोटिवेट नहीं होंगे। तो ये पूरी करनी इसलिए जरूरी होते हैं ताकि लोग डिमोटिवेट ना हो, डिससेटिस्फाई ना हो। जबकि जो मोटिवेटर्स या हाई लेवल नीड्स होती हैं, ये इस तरह की नीड्स होती हैं कि अगर हम इनको पूरा नहीं करेंगे तो लोग डिससेटिस्फाई नहीं होंगे, बट वो मोटिवेट भी नहीं होंगे। तो इन नीड्स की जरूरत इसलिए होती है ताकि हम उनको मोटिवेट कर सकें। हाइजीन फैक्टर्स यानी कि जो लोअर लेवल नीड्स हैं इसमें आ जाते हैं इंप्रूविंग पे इंप्रूव करना, बेनिफिट्स प्रोवाइड कराना, सेफ्टी प्रोवाइड कराना, और दूसरे जॉब से संबंधित जितनी भी नीड्स होती है उनको पूरा कराना। अगर इनको पूरा नहीं करेंगे तो लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं, वो डिससेटिस्फाई होने लगते हैं, लेकिन इनको पूरा करा देंगे तो वो सेटिस्फैक्शन फील करते हैं। अब हाई लेवल नीड्स में आ जाते हैं इंक्रीज एम्प्लॉइज ऑटोनॉमी, एम्प्लॉय की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी बढ़ाना यानी कि उसको ज़्यादा पावर देना संस्था में, और अपॉर्चुनिटीज टू टेक ऑन एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, गेन रिकॉग्निशन एंड डेवलपिंग देयर स्किल्स, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करना। अगर हम इनको पूरा नहीं करेंगे तो वो ऐसा नहीं कि वो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन अगर हम इनको पूरा नहीं करेंगे तो हम उनको मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। तो दो तरह की नीड्स में इन्होंने इन दोनों सारी नीड्स को बांट दिया। नेक्स्ट है मैकलेलैंड्स लर्निड नीड्स थ्योरी। मैकलेलैंड्स की लर्निड नीड थ्योरी। मैकलेलैंड्स थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी नीड्स लर्न करते हैं अपनी कल्चर से, यानी कि जिस तरह की कल्चर होती है उसमें स्वयं वो अपनी नीड्स को जानते हैं, पहचान पाते हैं। थ्री ऑफ द प्राइमरी नीड्स, उनकी जो प्राइमरी नीड्स होती हैं वो होती है नीड फॉर एफिलेशन, एफिलेशन के लिए नीड, नीड फॉर पावर, पावर के लिए नीड, एंड नीड फॉर अचीवमेंट, अचीवमेंट के लिए नीड। ये जो तीनों नीड्स हैं ये लोगों को मोटिवेट करने का काम करती हैं। सबसे पहली है नीड फॉर एफिलेशन। नीड फॉर एफिलेशन का मतलब है कि व्यक्ति की डिजायर टू इस्टेब्लिश सोशल रिलेशनशिप विद अदर्स, एक व्यक्ति दूसरों से अच्छी सोशल रिलेशनशिप चाहता है। नेक्स्ट है नीड फॉर पावर। पावर में एक व्यक्ति की डिजायर होती है कि वो कंट्रोल करे अपने एनवायरनमेंट को, यानी कि जो उससे रिलेटेड चीजें हैं उनको वो कंट्रोल करे और दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखे। और तीसरी नीड होती है नीड फॉर अचीवमेंट। नीड फॉर अचीवमेंट में एक व्यक्ति अचीव करना चाहता है हायर स्टेटस, इसमें वो बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, चैलेंजिंग गोल्स को एक्सेप्ट करता है और परफॉर्मेंस फीडबैक ऑब्टेन करता है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के डेवलप करने वाले हैं विक्टर ब्रूम। विक्टर ब्रूम ने 1960 में ये थ्योरी डेवलप की। ब्रूम सजेस्ट करते हैं कि जो लोग होते हैं वो चूज करते हैं वर्क बिहेवियर्स दैट दे बिलीव लीड टू आउटकम्स दे वैल्यू, यानी कि लोग उस बिहेवियर को चूज करते हैं, उस काम को करना पसंद करते हैं जिससे उन्हें लगता है कि इनसे वो आउटकम, वो रिजल्ट मिलेगा जिसको वो चाहते हैं, जिसकी उनको इच्छा होती है। इन डिसाइडिंग हाउ मच एफर्ट, यह डिसाइड करने में कि कितना एफर्ट किसी काम को, वर्क बिहेवियर को पूरा करने के लिए वो पुट करें, इंडिविजुअल्स आर लाइकली टू कंसीडर, यानी कि वो अपना काम को करने के लिए कितना एफर्ट उनको लगाने की जरूरत होगी, उसके लिए वो कंसीडर करते हैं तीन चीजें, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी और वैलेंस। एक्सपेक्टेंसी का मतलब है यहाँ पे कि डिग्री टू विच दे बिलीव दैट पुटिंग फोर्थ एफर्ट विल लीड टू ए गिवन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। इसका मतलब एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये है कि वो कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो एफर्ट करेंगे तो परफॉर्मेंस लेवल वो अचीव कर पाएंगे। इसके बाद इंस्ट्रूमेंटलिटी का मतलब है परफॉर्मेंस के उस लेवल से है, उस डिग्री से है जिसमें वो ये सोचते हैं कि अगर वो इस परफॉर्मेंस लेवल को अचीव कर लेंगे तो उनका जो आउटकम है वो उनको रिवार्ड के रूप में किस प्रकार से या कितने तक मिल सकता है, किस डिग्री तक मिल सकता है। और बैलेंस का मतलब होता है कि किस सीमा तक, किस डिग्री तक उनका जो एक्सपेक्टेड आउटकम है, जो उनको मिल जाएगा अगर वो उतना परफॉर्म करेंगे, तो वो कितना उनके लिए अट्रैक्टिव है या अनअट्रैक्टिव है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए लोग मोटिवेट होते हैं और काम करते हैं। नेक्स्ट है इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी के जो डेवलपर हैं
वो है जॉन स्टेसी एडम्स। ये सजेस्ट करते हैं कि इंडिविजुअल्स एंगेज रहते हैं सोशल कंपैरिजन में, यानी कि वो कंपैरिजन करते हैं एफर्ट्स का और रिवार्ड का, यानी कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना काम करना पड़ता है, उसके बदले में क्या रिवार्ड मिलता है। इन दोनों फैक्टर्स को वो क्या करते हैं, उन दोनों फैक्टर्स को वो कंपेयर करते हैं। परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, लोगों की ये धारणा अबाउट द फेयरनेस ऑफ देयर रिवार्ड रिलेटिव टू अदर इन्फ्लुएंसेस देयर लेवल ऑफ मोटिवेशन, यानी कि उनकी यह धारणा कि कितना फेयर तरीके से उनके काम के बदले में उनको रिवार्ड मिल रहा है, ये उनके मोटिवेशन के लेवल को इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करता है। इक्विटी तब रहती है, लोग जो एम्प्लॉयज होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो महसूस करते हैं, उस समय पर इक्विटी महसूस करते हैं जब उनको उसी रेशो में उनको उनके एफर्ट का रिवार्ड मिल रहा है जिस रेशो में दूसरे व्यक्तियों को उनके एफर्ट का रिवार्ड मिलता है। यानी कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं इतना पैसा हमें मिल रहा है, ये उसी रेशो में मिल रहा है जैसा बाकी लोग जितनी मेहनत करते हैं और उसके कंपैरिजन में उनको मिल रहा है। अगर सेम प्रोपोर्शन में मिल रहा है तो लोग उसको इक्विटी मानते हैं। इनइक्विटी लोगों को फील होती है उस समय जब उनको ये लगता है कि जितना एफर्ट वो कर रहे हैं उसके जिस रेशो में उनको रिवार्ड मिल रहा है उससे जो बाकी लोग हैं जिनसे वो कंपेयर कर रहे हैं उसकी तुलना में अगर उनको लगता है कि उन्हें कम मिल रहा है, यानी कि मान लो कि एक एम्प्लॉई है वो 8 घंटे मेहनत करता है 80 यूनिट बनाता है, दूसरा एम्प्लॉई है वो भी 8 घंटे मेहनत करता है 80 यूनिट बनाता है, उसको 500 रुपये मिलते हैं और इस एम्प्लॉय को 400 रुपये मिलते हैं, तो इसको लगेगा कि जब उतनी मेहनत वो भी करता है उतनी मेहनत मैं भी करता हूं तो मेरे को जो कम मिल रहा है, यानी कि इनइक्विटी है। अगर रेशो सेम रहेगा तो उसको इक्विटी महसूस होगी। जब इक्विटी महसूस होगी, समानता महसूस होगी तो लोग मोटिवेट होंगे, और अगर इनइक्विटी होगी तो लोग डीमोटिवेट होंगे। गोल सेटिंग थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी को डेवलप किया एडविन लॉक एंड गैरी लैथम ने। गोल सेटिंग थ्योरी सजेस्ट करती है कि लोगों को उनके मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए गोल्स काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। लोगों के जो गोल हैं, ये गोल सेटिंग थ्योरी एम्फेसाइज करती है कि जो लोगों के गोल हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए और चैलेंजिंग होने चाहिए, जिनको पूरा करने में लोगों को मोटिवेशन फील हो। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी के जो डेवलपर हैं वो है बी एफ स्किनर। इस थ्योरी को कंसीडर किया जाता है मोटिवेशन थ्योरी भी, साथ ही साथ इसको लर्निंग की थ्योरी भी माना जाता है। रीइंफोर्समेंट थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि मोटिवेटेड बिहेवियर अकर्स, यानी कि मोटिवेटेड बिहेवियर अकर होता है एज ए रिजल्ट ऑफ रीइंफोर्सर्स के परिणाम स्वरूप। अब ये रीइंफोर्सर क्या होते हैं? रीइंफोर्सर्स वो आउटकम होते हैं, वो रिजल्ट होते हैं जो एक व्यक्ति के बिहेवियर के कारण मिलते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर अगर एक पर्सन ने किया और उसके रिजल्ट में उसको जो आउटकम मिला कि अगर उसको बहुत अच्छा प्रेज मिला, प्रशंसा मिला, अगर उसको कोई अच्छी उपाधि मिल गई, अगर उसको अच्छा बोनस मिल गया इस बार, तो वो रीइंफोर्सर का काम करेगा उसके लिए, वो पॉजिटिव रीइंफोर्सर का काम करेगा और वो बार बार वैसा बिहेवियर करना पसंद करेगा। दिस थ्योरी सजेस्ट, ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि इट इज नॉट नेसेसरी टू स्टडी द नीड्स और कॉग्निटिव प्रोसेस टू अंडरस्टैंड मोटिवेशन। ये थ्योरी कहती है कि मोटिवेशन को समझने के लिए हमें नीड्स को या कॉग्निटिव प्रोसेस को समझने की जरूरत नहीं है, बट दैट इट इज ओनली नेसेसरी टू एग्जामिन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बिहेवियर। बल्कि हमको जो बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो परिणाम है, उनको एग्जामिन करने की जरूरत है कि जो पर्टिकुलर बिहेवियर था उसका परिणाम क्या रहा। बिहेवियर दैट इज रीइंफोर्स, वह बिहेवियर जिसका रीइंफोर्समेंट मिला, जिसका पॉजिटिव परिणाम मिला, वो कंटिन्यू रहेगा आगे भी। लेकिन ऐसा बिहेवियर जिसका जो परिणाम था वो नेगेटिव था, रिवार्ड नहीं मिला उसका, तो या पनिशमेंट मिल गया उसके बदले में, तो वैसा बिहेवियर कोई व्यक्ति नहीं करेगा। रीइंफोर्समेंट थ्योरी सजेस्ट करती है कि मैनेजर्स कैन इम्प्रूव एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, मैनेजर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय ये प्रोसेस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन इन विच दे रीइंफोर्स डिजायर्ड बिहेवियर्स एंड पनिश अनडिजायर्ड बिहेवियर। वो लोगों को उस तरीके से परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं कि लोगों के जो बिहेवियर डिजायर्ड है, जिनकी रिक्वायरमेंट है, उनके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्सर प्रोवाइड करें, और लोगों का जो बिहेवियर लोगों को पसंद नहीं है, अनडिजायर्ड बिहेवियर है, उसको पनिश करें, तो लोगों के बिहेवियर में सुधार लाया जा सकता है। नेक्स्ट है थ्योरी एक्स एंड वाई। ये भी काफी महत्वपूर्ण थ्योरी है और इसको डेवलप करने वाले हैं डगलस मैकग्रेगर। डगलस मैकग्रेगर ने प्रोपाउंड किया थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। एक्स एंड वाई थ्योरी भी ये अलग से दो रूप में है, दो थ्योरीज हैं एक्चुअली। ये
थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, या यूं कहें कि एक ही थ्योरी के दो पहलू हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। थ्योरी एक्स एज्यूम करती है लोगों के बारे में नकारात्मक है ये थ्योरी, ये कहती है कि लोग लेजी हैं, दे हेट वर्क टू द एक्सटेंट दे अवॉइड इट, यानी कि लोग अवॉइड करना चाहते हैं, वर्क से हेट करते हैं। दे हैव नो एम्बिशन, लोगों को कोई एम्बिशन नहीं होती है, कोई व्यक्ति इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता है और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। ये थ्योरी कहती है कि लोगों से काम कराने के लिए हमें उन पर टाइट कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो वो काम को अवॉइड करेंगे, क्योंकि बाई नेचर वो काम करना नहीं चाहते हैं, काम से बचना चाहते हैं। जबकि थ्योरी वाई जो है ये एक पॉजिटिव थ्योरी है, ये एक्स थ्योरी के एकदम उलट है। ये एज्यूम करती है कि जो लोग होते हैं वो वर्किंग होते हैं, वो एम्बिशियस होते हैं, काम करना चाहते हैं और वो इतना नेचुरल समझते हैं काम को जितना कि खेल है। लोग एक्सेप्ट करते हैं, सीख करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लोग क्रिएटिव हैं और वो चेंज को रजिस्ट नहीं करते हैं बल्कि वो चेंजेज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। यानी कि जो डगलस मैकग्रेगर थे इन्होंने मैनेजर्स के दो टाइप बताए कि कुछ मैनेजर्स थ्योरी एक्स को मानने वाले हैं, कुछ मैनेजर्स थ्योरी वाई को मानने वाले हैं। नेक्स्ट है थ्योरी जेड। थ्योरी जेड को इन्वेंट किया माना जाता है कि अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और मैनेजमेंट प्रोफेसर विलियम जी आउची थे जिन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया या इन्वेंट किया। हालांकि जो थ्योरी जेड है वो कोई एक थ्योरी नहीं है बल्कि ये कई थ्योरीज के एनालिसिस के बाद जो थ्योरी दी उसको थ्योरी जेड माना जाता है। थ्योरी जेड को इंट्रोड्यूस किया गया 1980 में विलियम आउची ने एज जापानीज कंसेंसस स्टाइल, जापानीज कंसेंसल स्टाइल के तौर पे। यानी कि जब एक्स और वाई थ्योरी के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इकोनॉमीज में एक परिवर्तन देखने को मिल रहा था कि जो अमेरिकन संस्थाएं हैं वो बहुत अच्छा नहीं कर पा रही थी, बल्कि जो जापान की संस्थाएं थी वो काफी अच्छा कर पा रही थी। तो विलियम आउची जो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने जापान की जो संस्थाएं थी वो क्यों सफल हो रही हैं इसके ऊपर उन्होंने जापान की थ्योरीज को भी देखा, मैनेजमेंट के वर्क को देखा और अमेरिकन संस्थाओं में भी देखा। तो उन्होंने पाया कि जापान की संस्थाएं ज़्यादा अच्छा कर रही हैं और इनकी जो ये थ्योरी थी इसी को थ्योरी जेड नाम दिया गया। अकॉर्डिंग टू ऑची थ्योरी जेड फोकस्ड, इन्होंने कहा कि जापान में एक पर्टिकुलर टाइप का फोकस किया जा रहा है, उसी को थ्योरी जेड कहा। इनके अनुसार थ्योरी जेड फोकस करती है ऑन इंक्रीजिंग एम्प्लॉय लॉयल्टी टू द कंपनी बाय प्रोवाइडिंग ए जॉब फॉर लाइफ। थ्योरी जेड का मतलब इन्होंने बताया कि जो थ्योरी जेड है ये इस बात पे ध्यान देती है कि जो एम्प्लॉय है वो लॉयल रहे संस्था के लिए, लाइफ के लिए उन्हें जॉब मिले, मतलब परमानेंट बेसिस पर उनकी जॉब हो, विद स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन द वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉय, जिसमें एम्प्लॉय के वेलबींग पे ध्यान रखा जाता हो, बोथ ऑन एंड ऑफ द जॉब, ऑन द जॉब भी और ऑफ द जॉब भी, दोनों प्रकार से एम्प्लॉयज के हित में हो, एम्प्लॉयज के वेलबींग को देखा जाएगा तो एम्प्लॉयज बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। थ्योरी जेड एक मैनेजमेंट फिलॉसफी है जो स्ट्रेस देती है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन पे इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी डिसीजन मेकिंग। ये इस बात पे भी जोर देती है कि जो डिसीजन मेकिंग है उसमें एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जब किसी संस्था में थ्योरी जेड को अप्लाई किया जाता है तो मैनेजर्स और जो दूसरे एम्प्लॉयज होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रहण करते हैं, मैनेजमेंट पार्टिसिपेटिव रहता है और एम्प्लॉयमेंट लॉन्ग टर्म का रहता है। यही थ्योरी जेड है। तो ये था आज का डिस्कशन मोटिवेशन के ऊपर और उम्मीद है कि कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा आपके 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली इस वीडियो से बनेंगे और आप उनको सही भी करेंगे। कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय दे सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।